रात के इस घोर अंधेरे में सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका जीवन अंधकारमय हो गया हो, जिसे ना कोई उम्मीद दिख रही थी और ना ही कोई रास्ता। अब वो जाए तो जाए कहाँ इतनी रात को, जहाँ सब अपने घरों में आराम कर रहे थे, वहीं वो वीरान सड़क पर तेजी से चलती जा रही थी, जिसको ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। बस दिशाहीन चलती जा रही थी और साथ ही बीच बीच में पीछे मुड़कर देख भी रही थी कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। जब काफ़ी देर चलने के बाद उसे लगा कि अब बहुत दूर निकल आई है और उसे यहाँ कोई आसानी से नहीं ढूंढ सकता, तो वो वहीं सड़क किनारे बने फुटपाथ पर बैठ गई। बैठने को तो बैठ गई, पर अब आगे क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना सर छिपाने को छत थी और ना ही कोई सगा संबंधी जिससे वो मदद मांग सके, और जो थे वो अपने कहलाने के लायक ही नहीं थे। अगर होते तो आज वो यूं सुनसान रास्ते पर अकेली नहीं होती। उसे तो कभी कभी ऐसा लगता कि अभी तक वो जिंदा ही क्यों है और किसके लिए। जी कर करेगी भी क्या, जिंदगी तो ऐसे भी बर्बाद कर दी उसके अपने ही चाचा चाची ने कुछ पैसों के लालच में। अब उसे अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा था, पर शायद इन सब के बाद भी उसके अंदर जीने की लालसा बाकी थी, जिसके कारण वो अब तक जिंदा थी। शायद अभी भी कोई उम्मीद उसके अंदर थी, जिसके सहारे वो आज इस अनजान रास्ते पर निकल आई थी, जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो इस अनजान रास्ते पर अकेली है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जीवन के इस सफ़र में जहाँ उंगलियां उठाने वालों तो हजारों होंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। जब उसे प्यास का एहसास हुआ तो उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा। सड़क के दाएं तरफ एक छोटा सा ढाबा था, जिसके बाहर पानी का नल लगा हुआ था, जिसे देख वो ढाबे की तरफ चल पड़ी। वहां से पानी पीने के बाद उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि रात कहाँ गुजारे। इन वीरान सड़कों को देखकर उसे डर भी लग रहा था। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं कुछ हो गया तो। ऐसे भी किसी का क्या भरोसा, जब अपने ही दगा कर जाते हैं तो गैरों का क्या कहना। चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देखा, पर कहीं कोई आसरा नहीं दिखा जहां वो रात गुजार सके। फिर उसने सोचा क्यों ना ढाबे के पीछे ही अपनी रात गुजार दे, वहां उसे कोई देख भी नहीं सकता। ढाबे के पीछे आकर उसने अपने थैले से जो वो अपने साथ में लाई थी, जिसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा और एक चादर और कुछ कागजात थे, उसमें से चादर निकाल कर वहीं बिछा दिया। उस पर वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। डर और चिंता की वजह से उसे पता था कि अकेली औरत का इस समाज में रहना कितना मुश्किल है। बेशक हमारा देश कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, ये औरतों के लिए ना कल महफूज था और ना ही आज। डर की वजह से अनुराधा उठकर बैठ गई। हाँ, यही नाम था उसका, जिसे उसके माँ पापा ने बड़े ही प्यार से रखा था। आज उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो उसकी ये हालत कभी नहीं होती। उसकी आंखों से बरबसी आंसू बहे जा रहे थे। अपने माँ पापा को याद करते हुए वो अपने अतीत में खो गई। 5 साल पहले अनुराधा ने आज सुबह से ही अपने घर में कोलाहल मचा रखा था, किसी छोटे से बच्चे की तरह। कारण था उसका जन्मदिन। वो अपने जन्मदिन को लेकर इतनी उत्साहित थी कि सुबह से ही अपने माँ पापा को चैन से बैठने नहीं दिया था। उसके माँ पापा भी उसके जन्मदिन की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। लगे भी क्यों ना, वो उनकी लाडली इकलौती बेटी जो थी। जहाँ समाज में आज भी बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है, वहीं वो अपनी बेटी को बेटा से बढ़कर मानते थे। उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। उसी के खुशी के खातिर हर साल उसका जन्मदिन खूब उल्लास के साथ मनाते थे। वरना यहाँ आसपास के लोगों में कोई भी अपनी लड़की का जन्मदिन नहीं मनाता था। हाँ, अगर उनके बेटे मनाने के लिए बोले तो वो अलग बात होती। ऐसे भी इन सब की सोच ऐसी ही थी कि बस लड़के ही सब कुछ है उनके लिए। लड़कियां तो बोझ हैं जिसे एक दिन विदा होना है।
फिर उसके लिए कुछ करके करना ही क्या, कौन सा वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। पर इन सब बातों से उसके माँ पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी भी कितनी मिन्नतों के बाद तो उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बेटी है या बेटा। वो अपनी बेटी के साथ खुश थे, उसे हर खुशी देना चाहते थे। वो अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की खुद की एक पहचान हो, इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अनुराधा भी हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही थी। अपनी कक्षा में कभी प्रथम तो कभी द्वितीय स्थान प्राप्त करती। अनुराधा के जन्मदिन की तैयारी करते हुए जब उसके माँ पापा ने उससे पूछा कि उसे उपहार में क्या चाहिए, तो उसने कहा, माँ पापा ये उपहार वगैरह आज रहने दीजिए। इस पर अनुराधा की माँ ने उससे पूछा, पर क्यों बेटा, तुझे तो बस उपहार लेने का कोई बहाना चाहिए, तो आज क्यों मना कर रही है। वो इसीलिए माँ, क्योंकि कल मेरा 10वीं का परिणाम आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप दोनों से एक साथ दो दो उपहार लूँ। अनुराधा ने हंसते हुए कहा, तो उसकी माँ ने उसे हल्की सी चपल लगा के मुस्कुरा दिया। अनुराधा के परिणाम का उसके माता पिता को भी बेसब्री से हमेशा की तरह इंतजार था। शाम तक सब तैयारियां हो चुकी थी। छोटी सी ही पार्टी रखी हुई थी, जिसमें आसपास पड़ोस के कुछ लोग, उसके चाचा चाची और उसकी सहेलियां आए हुए थे। सब अनुराधा का ही इंतजार कर रहे थे केक काटने के लिए। जब उसकी माँ ने आवाज़ लगाते हुए उसे बुलाया, अनुराधा बेटा अब आ भी जा, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, कितना वक्त लगाएगी। बस आ गई माँ, अनुराधा ने अपनी माँ को जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर में जब अनुराधा नीचे आई तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। बहुत ही प्यारी लग रही थी वो गुलाबी रंग की ड्रेस में। ऐसे भी उसका रंग सिर्फ सांवला था, वरना नयन नक्श तो लाखों में एक थे। उसके केक काटने के बाद सबने अपने साथ लाया हुआ उपहार उसे दिया। आस पड़ोस के लोग जाते हुए भी आपस में हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि इन्होंने अपनी बेटी को कितना सिर पर चढ़ा रखा है, उसकी हर बात को पूरी करते हैं। इतना तो कोई अपने बेटे की भी बात नहीं मानता। अनुराधा के माँ पापा ने उनकी ये बातें सुन ली थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ये मानसिकता कब बदलेगी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर लोगों की रूढ़िवादी धारणा आज भी वहीं की वहीं है। वो दोनों आपस में बात कर रहे कि पीछे से अनुराधा की आवाज़ आई, माँ चलिए ना, खाना खाने मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा आप भी चलिए, बाद में माँ से बात कीजिएगा। सबने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। अब उन सबको बेसब्री से बस कल के परिणाम का इंतजार था। सुबह से ही अनुराधा चहलकदमी कर रही थी। रात को बेचैनी के कारण वो सही से सो भी नहीं पाई थी। अब उसने अपने साथियों से पता किया तो उसे पता चला कि परिणाम दोपहर में 1 बजे तक आएगा। उसको इस प्रकार परेशान देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो बेवजह परेशान हो रही है, परिणाम तो ऐसे भी आ ही जाएगा, उसके इस तरह परेशान होने से तो कुछ नहीं होना है। फिर उन्होंने उससे कहा कि थोड़ा सा कुछ खा ले, सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था। माँ के कहने पर जबरदस्ती थोड़ा सा खा तो लिया, पर उसका मन अब भी बेचैन था। परिणाम वाले दिन तो हर विद्यार्थी का यही हाल रहता है, खासकर जब परिणाम बोर्ड का हो, जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्धारित होता हो। दोपहर में 1 बजे से पहले ही अनुराधा हाथ में मोबाइल लिए हुए स्क्रीन पर CBSE का साइट खोल के बैठी हुई थी और साथ ही उसके माँ पापा भी बैठे हुए थे। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमेशा की तरह इस बार भी उसका परिणाम अच्छा हो। जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का इशारा किया, वैसे ही उसने अपना परिणाम चेक किया। परिणाम देखते ही वो एक पल को एकदम शांत हो गई। उसको यूं देखकर उसके माँ पापा भी घबरा गए। वो उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। उसने जोर से चिल्लाते हुए बताया कि उसको 94% अंक प्राप्त हुए हैं। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकल आए।
बेटा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तूने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया हमेशा की तरह। अनुराधा की माँ पापा एक ही साथ बोल पड़े। आस पड़ोस में भी ये बात फैल चुकी थी कि अनुराधा के 94% आए हैं। जहाँ एक तरफ आस पास की कुछ लड़कियाँ मन ही मन चिढ़ रही थी, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि मोहन जी अपनी बेटी को इतना पढ़ाकर क्या करेंगे, लड़कियों को तो घर का ही काम शोभा देता है। और ना जाने कितनी तरह की वो बातें कर रहे थे कि उनकी नज़र मोहन जी पर पड़ी। आप लोगों की यही मानसिकता आज भी लड़कियों को बेड़ियों में बांधे हुए है। उनको भी उड़ने का हक है और वो तभी उड़ेंगी जब आप लोग उनको उड़ने का मौका देंगे, उनके पंख बनकर। और रही बात मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करूँगा, तो उसका जवाब ये है कि मेरी बिटिया कलेक्टर बनेगी पढ़ लिख कर, जिसकी खुद की अपनी पहचान होगी। सब हमारे नाम से उसे नहीं, उसके नाम से हमें जानेंगे। जो अपने ही जैसी लड़कियों की मदद करेगी उनकी उड़ान में। मोहन जी ने उन सब की बातों का जवाब देते हुए कहा तो उन सबको कुछ कहते नहीं बना। सब अपने अपने घर में चले गए। वहीं अनुराधा ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। आज उसे अपने पिता पर बहुत ही गर्व हो रहा था और साथ ही वो अपने आप को भी खुशनसीब मान रही कि उसको इतने अच्छे माँ पापा मिले। उसने भी आज मन ही मन निर्णय ले लिया था कि वो अपने पापा का सपना पूरा करने में जी जान लगा देगी। कुछ दिनों में उसने 11वीं क्लास में एडमिशन भी ले लिया और जी लगाकर मेहनत करने लगी। उसकी ये मेहनत देखकर उसके माँ पापा को भी खुशी होती थी। अगर कभी अनुराधा घर का काम करने की भी कोशिश करती तो उसकी माँ उसे नहीं करने देती। बस वो इतना ही कहती कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसे भी 11वीं क्लास की पढ़ाई आसान नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा था, पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती कि हमेशा सब अच्छा हो या सब कुछ हमारे ही अनुसार हो। अनुराधा की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। एक दिन अनुराधा के माँ पापा घर के जरूरी सामान लेने बाहर गए हुए थे। पता नहीं कैसे अचानक से उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उन्होंने गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, पर संभाल नहीं पाए और उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया। जब ये खबर अनुराधा तक पहुंची तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे संभाल पाना मुश्किल था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अनुराधा के माँ पापा को गुजरे हुए अभी 1 महीना हो गया था। उसके चाचा चाची उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे उसके चाचा चाची का स्वभाव उसके प्रति बदलने लगा। उसकी चाची दिन भर उससे घर के ही काम करवाती, वो भी बिना कुछ कहे कर देती। पर बात जब उसकी पढ़ाई की आई तो उसने बिना बोले रहा नहीं गया, क्योंकि चाचा चाची ने उसे साफ मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे पढ़ा सके। उसने भी कह दिया कि उसे आगे पढ़ना है, चाहे वो कैसे भी पढ़े। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ भी करेगी। कहने को तो अनुराधा ने अपने चाचा चाची से कह दिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ भी करेगी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे की पढ़ाई कैसे करे। उसे अपने पापा का भी सपना पूरा करना था। उसकी जिंदगी का एकमात्र ही मकसद रह गया था, पर अब आगे क्या करे और कैसे करे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। यही सब सोचते हुए उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होते तो आज उनका ये हाल नहीं होता। रोते रोते ही वो सो गई। ऐसे ही एक दिन वो बच्चों को स्कूल से आते हुए देख रही थी कि उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने घर में आकर अपनी चाची से कहा, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। चाचा चाची, मुझे अपने पापा का सपना भी पूरा करना है। अनुराधा ने लगभग रूंधे हुए गले से कहा, इस विषय पर पहले ही बात हो चुकी है। ये हमारे बस में नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, इसी में खुश रहो। चाचा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँगी। और वो कैसे? चाची ने पूछा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, बस आप लोग मुझे पढ़ने दीजिए। चाचा ने आगे कुछ कहना चाहा,
पर चाची ने उन्हें कहने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चाची के इतना कहते ही अनुराधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट देखने के लिए चली गई ताकि वो दोबारा से एडमिशन ले सके। उसके जाने के बाद जब चाचा ने अपनी पत्नी से बोलने से रोकने की वजह पूछा तो उन्होंने कहा, उसके ट्यूशन पढ़ाने से हमारा ही फायदा है। ऐसे भी आगे की पढ़ाई तो सरकारी स्कूल से ही करेगी वो, इसीलिए उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तो नहीं होगी। बचे हुए पैसे वो हमें ही देगी। इस पर चाचा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों में अनुराधा ने 11वीं कक्षा में एडमिशन भी ले लिया। उसके अच्छे नंबरों की वजह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब वो स्कूल जाने से पहले घर का लगभग सारा काम करके जाती और स्कूल से आने के बाद अपना पढ़ाई करती। शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर के जो काम होते वो कर देती। अब रोज का उसका यही का नियम बन गया था। धीरे धीरे ट्यूशन में भी बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी। पैसे उसकी चाची के हाथों में ही जाते थे, इसीलिए वो भी खुश थी। हाँ, अनुराधा जब पैसे मांगती तो वो उसे मना नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कभी कभी उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आती थी, पर वक्त के साथ उसने अपने आप को संभालना सीख लिया था। ऐसे भी बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। 11वीं का परिणाम भी आ गया था, जिसमें उसके 80% नंबर थे। घर के काम और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, जिसके कारण इस बार उसके नंबर थोड़े कम आए। उसे बुरा तो लगा, पर उसने भी सोच लिया कि इस बार वो अच्छे नंबर से पास होगी। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था और साथ ही अनुराधा की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक तरफ उसकी खुद की पढ़ाई थी तो दूसरी तरफ घर के काम और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। ऊपर से इस बार उसकी बोर्ड की परीक्षा भी थी, जिसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत करना था। जो अनुराधा घर का एक काम भी नहीं करती थी, वो घर का काम करने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी भी पढ़ाई कर रही थी। कहते हैं ना, हालात अच्छे से अच्छों को बदल देता है, तो अनुराधा को भी बदल दिया था। उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि उसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। एक दिन वो ऐसे ही रसोई में काम कर रही थी कि उस दिन की याद आ गई जब वो पहली बार रसोई में कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ ने उसे कितनी डांट लगाई थी। अनुराधा अभी अपनी माँ से डांट खा ही रही थी कि उसी वक्त उसके पापा भी आ गए। उसको रसोई में काम करते देख पहले तो वो उसकी माँ को डांटे, फिर उसे यहाँ तक कह दिया था कि आइंदा रसोई में आने की ज़रूरत नहीं है। उसे जो चाहिए वो अपनी माँ को बोल दिया करे। उन पलों को याद करके बरबसी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की, पर वो तो रुकना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसे भी अपनों को खोने का दुख होता ही ऐसा है कि इंसान उसे कितना भी भूलना चाहे पर भूल नहीं पाता। देखते ही देखते उसकी परीक्षा का समय भी आ गया। इस बार उसने परीक्षा से 1 महीने पहले बच्चों को ये बोलकर छुट्टी दे दी कि उन सब की भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो घर पर ही तैयारी करे। अगर कोई समस्या आए तो आकर पूछ ले। ऐसे भी अनुराधा सभी बच्चों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया था कि उन्हें कोई समस्या नहीं होती। उसने सभी बच्चों को 3-4 बार रिवाइज भी करवा दिया था। बच्चे भी मान गए। अनुराधा भी अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे लगन के साथ कर रही थी। शाम के समय जो बच्चे अपनी समस्या के साथ उसके पास आते, अनुराधा उनको उनकी समस्या का हल बता देती। इसी प्रकार वो अपनी तैयारी भी कर रही थी और ट्यूशन के बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा देती। देखते ही देखते उसकी परीक्षा देने का भी दिन आ गया। जिस दिन वो परीक्षा देने जा रही थी, उस दिन अपने माँ पापा को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछली बार उसकी माँ ने उसे दही चीनी खिलाकर भेजा था, पर इस बार ना कोई आशीर्वाद देने वाला था और ना ही कोई दही चीनी खिलाने वाला था। उसकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। अब इंतजार था तो परिणाम का, पर इस बार उसके मन में वो उत्साह नहीं था जो पिछली बार था, और ना ही उसके परिणाम से किसी को कोई मतलब था। पुरानी बातों को याद करते हुए वो एक बार फिर से उदास हो गई। वो दिन भी कितना अच्छा था जब वो अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी रहती थी। अब उसे अपना जीवन भी नीरस लगता था।
वो अनुराधा जो कभी अपनी चंचलता से पूरे घर में खुशियां बिखेर देती थी, वही अनुराधा अब एकदम शांत हो चुकी थी। अभी तक जिंदा थी तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए, और यही उसकी हिम्मत भी थी। अनुराधा के परिणाम का दिन भी आ गया। उसने पूरे 92% अंकों के साथ अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आस पड़ोस में जब ये बात पता चली, कुछ लोग उसकी तारीफ करते और कुछ वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाते कि इतना पढ़कर क्या करेगी। पर उसके चाचा चाची को उतनी खुशी नहीं हुई। उन्होंने तो एक बार भी अनुराधा को बधाई नहीं दिया। अनुराधा ने इस बात को दिल पर नहीं लगाया। उसे तो बस अपने भविष्य पर ध्यान देना था। उसे अपने पापा की हर उस बात को सच करना था। अभी तो उसका संघर्ष शुरू ही हुआ था। उसने कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया था और कुछ दिनों में उसका एडमिशन भी हो गया। वो अपनी मंजिल की ओर एक एक करके कदम बढ़ा रही थी। उसने कॉलेज जाने के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी थी, पर वो आने वाले तूफान से अज्ञात थी। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अनुराधा जैसे ही कॉलेज से घर पहुंची तो सामने बैठे इंसान को देखते ही उसके होश उड़ गए। ये वही इंसान था जिसने उसे 3 दिन पहले कॉलेज में शादी के लिए उसे प्रपोज किया था। अनुराधा के मना करने पर वो उसे ये धमकी देकर चला गया कि वो किसी भी तरह उससे शादी करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ऋषभ उसी के कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। पढ़ाई से तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, बस पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना। इसी कारण लास्ट ईयर वो फेल भी हो चुका था। जब उसने पहली बार अनुराधा को देखा तभी वो अपना दिल उस पर हार बैठा। वो किसी तरह उसे अपना बनाना चाहता था। पहले तो उसने अनुराधा को प्रपोज किया। उसे लगता था कि अनुराधा उसे हाँ कर देगी, पर जब उसने मना किया तो उसके अहम को ठेस पहुंचा। उसने भी सोच लिया कि अब उसे जो करना पड़े वो करेगा, पर किसी तरह अनुराधा को अपना बनाकर ही रहेगा। बस फिर क्या, उसने अनुराधा के परिवार वाले के बारे में पता किया और पहुंच गया उसके घर अपने माता पिताजी के साथ रिश्ता लेकर। पहले तो उसके चाचा चाची नानुकुर कर रहे थे, पर जब ऋषभ ने उन्हें पैसों का लालच दिया तो वो मान गए। वैसे भी उन्हें इतना पैसा कमाने में सालों लग जाते। लालच ऐसे भी अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अभी ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उन सबकी नज़र अनुराधा पर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, जब मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था। अनुराधा ऋषभ के सामने आकर बोली, ये क्या तमीज है घर आए मेहमान से बात करने की। तुम कमरे में चलो, मैं वही तुमसे बात करती हूँ। बहन जी, इसे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे तो ये किसी से ऐसे बात नहीं करती। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, अनुराधा की चाची ने ऋषभ की माँ से कहा और अनुराधा को अपने साथ लेकर कमरे में चली गई। चाची, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अनुराधा ने कमरे में आते ही कहा। तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं और मैंने और तेरे चाचा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। क्या आप लोगों ने हाँ कर दिया? पर मुझे ये शादी नहीं करनी। वो लड़का भी अच्छा नहीं है, आप अभी उन्हें मना कर दीजिए। मैं तुझे बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। ये रिश्ता हम पक्का कर चुके हैं और तेरी शादी ऋषभ से होगी। मुझे नहीं करनी ये शादी, और आज अगर आपकी बेटी प्रियांशी मेरी जगह होती तो भी आप हाँ कर देती, ये जानते हुए भी कि वो लड़का अच्छा नहीं है। बस कर, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ऐसे भी अब हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते, तो बस ये शादी होकर रहेगी, चाहे तू हाँ कहे या फिर ना कहे। अनुराधा बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसके पास तो अब कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। बोलती भी किससे, उसको सुनने वाला कौन था। बस अपने दुख अपनी बेबसी पर आंखों में बहाए जा रही थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ और अनुराधा की शादी हो गई। अनुराधा ने तो बहुत कोशिश की थी कि उसके चाचा चाची इस रिश्ते को मना कर दे, पर उनके सामने उसकी एक भी नहीं चली। उसने भी इस शादी जैसे रिश्ते के साथ समझौता कर लिया। इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने अपने चाचा चाची के सामने घुटने टेक दिए। जिंदगी में आए इस तूफान के आगे बेशक उसने घुटने टेक दिए हो, पर उसकी हिम्मत और हौसला अब भी यूं ही बरकरार था। उसमें अब अपने सपने को साकार करने का जुनून था
और यही जुनून उसके हौसले को और भी बढ़ा रहा था। शादी के अगले दिन जब वो अपना सामान और बुक्स लेने आई तो उसने अपने चाचा चाची को बातें करते हुए सुन लिया कि उसकी ऋषभ से शादी बस पैसों के खातिर करवाई गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसके चाचा चाची पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे। उसके बिना पता चले ही वो वहाँ से वापस आ गई। उसे वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुका गया। उसका दम घुट रहा था वहाँ पर। उसका तो आज रिश्ते पर से विश्वास ही उठ गया था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो घर पहुंची तो ऋषभ गुस्से में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। सामने ऋषभ को गुस्से में देखकर अनुराधा अंदर ही अंदर घबरा रही थी। ऋषभ के पूछने पर कि वो कहाँ गई थी, अनुराधा ने उसे बताया कि वो अपना कुछ सामान लेने गई थी जो वहीं पर छूट गया था। पर जब ऋषभ ने उसके हाथ में कोई सामान नहीं देखा तो उसको और भी गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पर तुम्हारे हाथ में तो कोई सामान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को। वो मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई। अनुराधा सच तो जान चुकी थी पर उसके सामने कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। ऐसे भी जो पैसों के बल पर ही सब कुछ करना जानता हो, उससे कुछ कहने से क्या फ़ायदा। ऋषभ ने आगे कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अनुराधा कमरे में आकर अपनी पढ़ाई के विषय में सोचने लगी। उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी और साथ ही अपने सपनों को भी साकार कर खुद की एक पहचान बनाना था। उसने सोचा कि वो रात को इस विषय में ऋषभ से बात करेगी। रात को जब ऋषभ घर आया तो वो दारू के नशे में धुत था। अनुराधा उसे देखकर ये नहीं समझ पा रही थी वो उससे बात करे या नहीं। उसने हिम्मत करके बात करना ही उचित समझा क्योंकि समय बीतने के साथ उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अनुराधा ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है, सुन रहा हूँ मैं। वो मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है ताकि मैं अपना और अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं। क्या कहा तुमने? पढ़कर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है? तुम ये भूल रही हो कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक ही सपना होना चाहिए, इस घर को संभालना। ऐसे भी पढ़कर करोगी क्या? मुझे ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की परीक्षा देना है। और रही बात मैं पढ़कर क्या करूँगी, तो उसका जवाब ये है कि मुझे खुद की अपनी पहचान बनानी है। मेरे पापा भी यही चाहते थे। तुम्हारी पहचान बस इतनी है कि तुम मेरी पत्नी हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ऐसे भी तुम कुछ भी बन जाओ पर हमेशा तुम्हें अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाना ही पड़ेगा। एक औरत को हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। पर परवर कुछ नहीं। अब एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ ने अनुराधा के पूरा बोलने से पहले ही बोल दिया, तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। बेशक आपने ये शादी ज़बरदस्ती कर ली हो पर मुझे अपना सपना पूरा करने से नहीं रोक सकते और ना ही मुझे आपके नाम की कोई ज़रूरत है। मेरा खुद का अपना नाम है और एक दिन यही नाम मेरी पहचान बनेगी। अनुराधा का इतना बोलना था कि ऋषभ ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अनुराधा बस उसे ही देखती रह गई और ऋषभ बस इतना कहकर चला गया कि ये घर उसका है और यहाँ उसकी ही मर्जी चलेगी, इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई का सपना छोड़ दे। अनुराधा अपने कमरे में रोती बिलखती रही पर कोई नहीं था जो उसका साथ देता। ऋषभ के माता पिता भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। ऐसे होते भी तो क्या कर लेते, उनका बेटा अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं था। अब तो ऋषभ का ये रोज का हो गया था कि बाहर से पी कर आता, घर पर आते ही अनुराधा को खूब जली कटी सुनाता। कभी इस बात पर तो कभी उस बात पर, आए दिन ही वो अनुराधा पर हाथ उठाता, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता। अनुराधा भी हालात के हाथों मजबूर होकर ये सब सहन करती रही। लेकिन आज ऋषभ अनुराधा के माता पिता को गाली दे रहा था, जो अनुराधा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको अपने माता पिता बहुत ही प्यारे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो उनका बहुत ही सम्मान करती थी। इसीलिए आज उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया और वो अपने कमरे की तरफ भाग गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। वो वहीं दरवाजे के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आज तो उसकी बर्दाश्त की सीमा भी पार हो चुकी थी। उसने भी आज फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो गया, वो अब इस घर में नहीं रहेगी।
जहाँ उसकी और उसके मरे हुए माँ बाप की कोई इज्जत नहीं, जहाँ उसका कोई वजूद ना हो, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। अब वो अपने आत्मसम्मान पर एक भी आँच नहीं आने देगी। जब ऋषभ सो गया तो अनुराधा एक थैला लेकर, जिसमें एक जोड़ी कपड़ा और कागज़ थे, घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद वो बस भागती ही जा रही थी। उसे डर था कहीं ऋषभ उठ गया और उसे ढूंढ लिया तो पता नहीं उसका क्या हाल करेगा। आज तो उसके कदम भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस वो आगे बढ़ती जा रही थी। अपने अतीत में खोई हुई अनुराधा जब वर्तमान में लौटी तो उसे समझ में आ गया था कि अब आगे क्या करना है। उसे अपने अधूरे रह चुके सपने को पूरा करना था। वो सपना जो उसके पापा ने उसके लिए देखा था, वो सपना जिसके लिए वो अपने माँ पापा के जाने के बाद भी जी रही थी, अब किसी भी हाल में उसे पूरा करना था। मन में एक विश्वास लिए कि कैसे भी हो वो अपने सपने को साकार जरूर करेगी। उसे बस सवेरे होने का इंतजार था, क्योंकि इतनी रात को उसे कहीं जाना उचित नहीं लगा। वहीं बैठे वो सोचने लगी अब आगे क्या करे और कैसे करे। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, बिन पैसों का तो उसका कहीं भी रहना मुश्किल था। अगर किराए का भी घर लेती तो रोजमर्रा के सामान लेने के लिए पहले उसे पैसे चाहिए, बाद में तो कोई नौकरी या फिर से बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर देगी। यही सब सोचते सोचते कब सवेरा हो गया उसे खुद पता ही नहीं चला। जब उसने चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनी तब होश आया कि अब सवेरा हो चुका है। उसने अपने आसपास देखा तो सड़क पर एक दो लोग नजर आ रहे थे। उसने अपना चादर समेटा और निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। उसे पता था उसने जो रास्ता चुना उस रास्ते पर कदम कदम पर ही ठोकर है, पर उसने तो अपने कदम बढ़ा लिए थे। अब चाहे जो हो, रास्ते में चलते हुए वो पैसों के बारे में ही सोच रही थी कि पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसको याद आई अपने गले में पड़ी चैन की, जो उसके मम्मी पापा ने उसको उपहार में दी थी। चलते चलते ही उसे जौहरी की दुकान नजर आई। वहां पर उसने अपनी चैन को बेच दिया और उस पैसे को अपने पास रखकर निकल पड़ी किराए का कमरा ढूंढने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने। कई लोगों ने ये कहकर कमरा देने से मना कर दिया कि वो अकेली लड़की को नहीं रख सकते, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो, पर अनुराधा ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक औरत ने उसे किराए पर कमरा दे दिया। वो भी अकेली रहती थी। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था। कमरा तो मिल गया था, पर अनुराधा को उसके पास घर का कोई सामान नहीं था। वो सोच रही थी कि पहले कमरे की सफाई कर ले, फिर जाकर जरूरी सामान ले आएगी। वो अपने कमरे की सफाई कर ही रही थी कि अनुपमा जी मकान मालकिन अपने साथ खाना लेकर आईं। अनुराधा ने उन्हें देखकर कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। उस पर उन्होंने कहा कि तुम तो अपने साथ कोई सामान नहीं लाई हो और नया सामान लाने में अभी समय लगेगा, इसीलिए तब तक खाना खा लो। अनुराधा ने धन्यवाद कहा। इस पर उन्होंने कहा कि अगर और कोई मदद चाहिए हो तो कहना। अनुराधा ने बस इतना ही कहा, जी जरूर। बीतते वक्त के साथ अनुराधा भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। शुरू में तो उसे बहुत परेशानी हुई, ना ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे मिल रहे थे और ना ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके पास पैसे थे। जो पैसे थे वो किराया देने और घर के जरूरी सामान लाने में खर्च हो गए। पर जब एक दिन यूं ही मायूस होकर वो अपने कमरे में बैठी तो अनुपमा जी उसके कमरे में आई। उसको यूं परेशान देखकर जब अनुपमा जी ने इसका कारण पूछा तो अनुराधा को बताते नहीं बन रहा था। फिर उसने हिम्मत करके उन्हें बताने का सोचा, क्योंकि अनुपमा जी दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसे उन पर पूरा विश्वास था। अनुराधा की सारी बात सुनने के बाद अनुपमा जी ने उसकी बहुत मदद की। उनके जान पहचान के कुछ बच्चे अनुराधा के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। फिर उसने कॉलेज में भी अपना एडमिशन ले लिया। अब उसके पास ट्यूशन के बच्चे भी बढ़ने लगे। आखिरकार वो इतना अच्छा तो पढ़ाती थी। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो अनुपमा जी पहले ही तैयार रहती। जहाँ उसके अपनों ने उसे दलदल में धकेल दिया, वहीं कोई पराया होकर भी आज उसकी मदद उस दलदल से निकालने के लिए कर रहा था। वक्त बीत रहा था और अपने कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही। इस बार वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाली थी और उसके बाद यूपीएससी का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे दिया। बस अब बारी थी रिजल्ट आने की, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था।
रिजल्ट आने वाले दिन अनुराधा बेचैनी से पागल हुई जा रही थी। जब उसने रिजल्ट देखा तो वो एग्जाम पास कर चुकी थी। अब साक्षात्कार की तैयारी करनी थी। वो जोर शोर से तैयारी करने में लग गई। पर कई बार हम अपनी मंजिल को पाते पाते बस एक कदम से रह जाते हैं। अनुराधा के साथ भी यही हुआ। इतनी तैयारी के बाद भी वो साक्षात्कार में पास नहीं हो पाई। वो अब अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी। जब भी वो कुछ अच्छा होने की उम्मीद करती तो उसके साथ बुरा ही होता था। वो इतनी ज़्यादा निराश हो चुकी थी कि उसने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया था। उसको यूं उदास देखकर अनुपमा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने अनुराधा को बहुत समझाया, जिंदगी में तो हार जीत लगी ही रहती है। अगर हमें हार मिलती भी है तो हमें यूं हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ पर हुई और फिर उसे सुधारना चाहिए। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। अनुपमा जी की बातों का अनुराधा पर बहुत असर हुआ। उसने फिर से एग्जाम देने का सोचा। अनुपमा जी हमेशा उसके अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहती। एक दिन अनुराधा ने उनसे यूं ही पूछ लिया कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रही, तो अनुपमा जी ने बस इतना ही कहा कि वो नहीं चाहती कि अनुराधा भी उनकी तरह दुनिया के इस भीड़ में गुमनाम हो जाए। उन्हें तो अपने बेटे को संभालना था, इसीलिए वो खुद के अस्तित्व के लिए कुछ नहीं कर पाई। बस दुनिया भर की ठोकरें और ताने खाती रही। अनुराधा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी। इस बार दोगुने हौसले और हिम्मत के साथ अनुराधा फिर से यूपीएससी कर रही। एग्जाम में पास होने के बाद अब उसका साक्षात्कार होना बाकी था। इस बार वो अपनी गलतियों पर बारीकी से ध्यान दे रही थी। साक्षात्कार भी हो चुका था उसका और इस बार वो पास भी हो चुकी थी। अपनी इस खुशी को सबसे पहले वो अनुपमा जी के साथ बांटना चाहती थी। ऐसे भी उसके अलावा उसका था ही कौन इस दुनिया में। जब ये बात उन्हें पता चली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने जब पूछा कि अब आगे क्या करना है तो उसने कहा कि अपने जैसी ही लड़कियों और औरतों की मदद करना। उसने आज अपनी खुद की तो पहचान बना ली थी। वो चाहती थी कि उसके जैसी हर लड़की और औरत अपनी पहचान बनाए जो इस भीड़ में अपनी मंजिल को तलाश रही है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।